इस किताब की खुसूसियत ये है कि इसने इन तमाम इंस्टिंक्ट्स को रिसर्च के साथ साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया। हमारे ब्रेन में जो है वो प्री हिस्टोरिक या प्रिमिटिव सॉर्ट ऑफ ट्रिगर्स हैं जिस पे हम एक्ट कर जाते हैं। तो जानवरों में भी ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। तो इस पे भी उन्होंने एक टेस्ट रन किया था कि एक रुई का वो बना दिया था छोटा सा परिंदा, और उसके अंदर मोटर फिट कर दी थी और वो आवाज निकालती थी चीप चीप, उसको वो खाना देती थी। जब उन्होंने आवाज बंद की उसको वहां से उसने हटा दिया। फैसल जिवानी, मैं इक्विटीज देखता हूँ, ग्लोबल इक्विटीज इन सऊदी फैमिली ऑफिस, एंड आई आल्सो हैव 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। शुरू किया था एज एन एनालिस्ट और फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए। Zishan Yadi. I am a finance professional with over 25 years of experience. Have worked in quite a few industries. Currently leading finance function of a motor manufacturing company. तो जीशान साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। वैसे कभी आपने सोचा है कि आप जिस चीज को हाँ कह रहे हैं लेकिन आप उसको ना कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत दफा ऐसा हुआ। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि कुछ ना लेना हो फिर लेना पड़ जाता है, या हम ऐसे ही ले लेते हैं, बाद में ख्याल आता है यार ये तो नहीं लेना था। क्यों होता है? तो क्या आज हम बात करें ऐसी किताब के बारे में जो कि आपको बताए कि आपकी हर ना में हाँ कैसे आया? बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो कि आपको एम्पावर करती है आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के बारे में। क्या ख्याल है फैसल? बिल्कुल। और ये किताब है इन्फ्लुएंस। इसमें वो बात करते हैं ट्रिगर्स की। हमारे ब्रेन में जो है वो प्री हिस्टोरिक या प्रिमिटिव सॉर्ट ऑफ ट्रिगर्स हैं जिस पे हम एक्ट कर जाते हैं और फिर हमें पता ही नहीं होता कि हम उस पर एक्ट क्यों कर रहे हैं। ये तो उसमें बहुत पुराने फिल्टर्स हैं। तो इसके बारे में वो किताब बात करती है, और मैं एग्जाम्पल से शुरू करना चाहूँगा कि एक जो ऑथर है, अगेन लेट्स स्टार्ट बाय द ऑथर। ऑथर है रॉबर्ट चाल्डिनी। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और खुद उन्होंने कोलंबिया से पढ़ा था। वो बेसिकली कहते हैं कि उनकी एक दोस्त ने उनको एक दिन कॉल किया, उन्होंने कहा एक बड़ा अजीब वाक्य हो गया मेरे साथ। कहा क्या हुआ? कहते हैं कि एक मेरी इंडियन ज्वेलरी की दुकान थी, उधर एक पर्टिकुलर जो ज्वेल था वो टर्कोइज, वो बिकता ही नहीं था और वो टूरिस्ट एरिया में था। तो उसने अपने एम्प्लॉय को कहा कि मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, तुम इसको ना आधी प्राइस में बेच के चले जाओ। अब वो जब उसने लिखा, वो हाफ लिखा, उसकी एम्प्लॉय ने समझा कि वो कह रही है कि डबल प्राइस कर दो। तो जब उसने डबल प्राइस कर दी तब बिक गया। तो वो हैरान हो गई कि ये क्या हुआ, मैंने तो प्राइस कम करने की जगह डबल कर दी और सारे वो बिक गए जूल्स जो थे उसके। तो ऐसा क्यों हुआ? बहुत जबरदस्त बात। एक्चुअली यही बात हम आगे डिस्कस करेंगे। इस ऑथर ने, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, और उसकी जो स्पेशलिटी है वो है आर्ट ऑफ परसुएशन की स्टडी। ठीक है। और इसमें जो आपने एग्जांपल दी, ये उसकी रियल लाइफ एग्जांपल, और जिसमें उसने कहा कि इस बात को लेकर के वो इसकी रिसर्च में उतरा। ठीक है। और उस रिसर्च में उसने आइडेंटिफाई किया कि हम ह्यूमन बीइंग्स ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है इस बात के लिए कि जो चीज महंगी है वो अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, ठीक है, कोई सस्ती गाड़ी होती है, आपको ऐसा लगता है वो ये तो चाइना की गाड़ी है, इसमें थोड़े साल बाद कुछ नुकसान आ जाएगा। बट अगर वही गाड़ी वो बहुत महंगी बेचें तो आपको लगे यार इसमें कुछ तो होगा जो इतनी महंगी गाड़ी बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इस किताब के बारे में हम बात करें, इस किताब और इस ऑथर के हवाले से एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम सबकी इंस्टिंक्ट में शामिल है, लेकिन इस किताब की खुसूसियत ये है कि इसने इन तमाम इंस्टिंक्ट्स को रिसर्च के साथ साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया, जो आपको इस बात के लिए कन्विंस करता है कि ये सिर्फ आपकी इंस्टिंक्ट फीलिंग नहीं है, ये बेसिकली आपका प्रोग्राम ह्यूमन बिहेवियर है। बिल्कुल। और वो प्रोग्राम कैसे है? वो इसलिए है क्योंकि हिस्टोरिकली जब ये चीज़ें करते थे तब इससे फ़ायदा हुआ है। ठीक है। तो हिस्टोरिकली हमें पता है कि जब जब हमने महंगी चीज़ खरीदी है 90% ऑफ द टाइम वो अच्छी रही है।
तो अब हर दफ़ा हम पूरी रिसर्च करने नहीं बैठते, हमें लगता है कि हाँ इस प्राइस पॉइंट पे ये एक इस क्वालिटी की चीज़ होगी, तो हम माइंड सेट कर लेते हैं। हर दफ़ा अगर हम रिसर्च करने जाएंगे तो टाइम और ज़ाया होगा, ठीक है। फिर इसी तरह जानवरों में जो हम ट्रिगर पॉइंट्स की बात करें, तो जानवरों में भी ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। जिस तरह एक टर्की है, जब टर्की के जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तब वो उनको कैसे पहचानती है कि ये मेरे बच्चे हैं या किसी और परिंदे के बच्चे हैं, तो उसमें एक आवाज़ होती है चीप चीप, ठीक है। तो जैसे ही जो छोटे परिंदे वो आवाज़ निकालेंगे चीप चीप चीप, वो उसको खाना देगी। जो नहीं निकालेंगे, अगर उसके खुद के भी होंगे, तो वो उसको खाना नहीं देगी। तो इस पे भी उन्होंने एक टेस्ट रन किया था कि एक रुई का वो बना दिया था छोटा सा परिंदा, और उसके अंदर मोटर फिट कर दी थी, और वो आवाज़ निकालती थी चीप चीप, उसको वो खाना देती थी। जब उन्होंने आवाज़ बंद की, उसको वहां से उसने हटा दिया, ठीक है। तो इसी तरह जानवरों में भी वही ट्रिगर है जो हम में। एक्चुअली वो ये तमाम हैवानात हैवानी हैवानी इंस्टिंक्ट्स हैं जो कि हमने और हम में और जानवरों में सेम है। लेकिन न सिर्फ ये, एक्चुअली जैसे चीप चीप की आपने बात की, इसी तरह हमारी कन्वर्सेशन में भी कुछ अल्फाज हैं। वो अल्फाज ऐसे हैं कि जो हमें ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि ये बड़ी रैशनल बात है, जिसमें इसी ऑथर ने एग्जाम्पल कोट की लव्स बिकॉज की, यानी क्योंकि। ये जो लव्स बिकॉज है वो हमारे जहन में आमतौर पे प्रोग्राम्ड है फॉर अ रैशनल रीजनिंग। और इसने बड़ी खूबसूरत एक मिसाल दी कि फोटोकॉपियर की लाइन लगी हुई और एक साहब आए और उन्होंने कहा कि साहब मुझे आगे जाके फोटोकॉपी करने, बगैर इस्तेमाल किए लफ्ज बिकॉज। सिर्फ 60% लोगों ने कहा कि साहब आप आगे आके फोटोकॉपी करें। मगर उसके बरक्स जब वो आए और उन्होंने कहा कि यार मुझे आगे आगे फोटोकॉपी करने दें बिकॉज मेरी ये अर्जेंसी है, और उन्होंने वो रैशनल रीजन दिया, तब जो है वो जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़कर के 95% तक हो गई। इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने एक और नए तरीके से किया कि वो आए और उन्होंने कहा कि साहब मुझे आगे जाके फोटोकॉपी करने दें बिकॉज मुझे फोटोकॉपी करनी है। बड़ा लेम सा एक्सक्यूज था, लेकिन उसके बावजूद 90% लोगों ने कहा कि ठीक है आप आ जाए और आगे आगे फोटो करें। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये बनी कि उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया बिकॉज। और हमारा जो ब्रेन है वो प्रोग्राम्ड है कि जब वो लफ्ज सुनता है बिकॉज, तो वो कहता है कोई लॉजिकल रीजन है। इसी तरह जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं प्लीज, तो हमारा ब्रेन उस लफ्ज को मुख्तलिफ तरीके से ट्रिगर करता है। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, मगर ये बिकॉज जो है ना, वो अम्मी अब्बा के सामने नहीं चलेगा। अगर फुजूल का रैशनल देंगे तो नहीं चलेगा, बट ये कि बाकी लोगों पे चलेगा। बाकी लोगों चल जाता है। तो बिल्कुल, तो इस किताब में इसने और साइंटिफिक तरीके से चंद रूल्स डिफाइन किए और कुछ वेज और टैक्टिक्स जिसको कि इसने एक्सप्लेन किया ह्यूमन साइकोलॉजी में, जिसको ये कहता है लीवर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। बिल्कुल। और पहला वाला है रेसिप्रोसिटी, ठीक है। उसमें यह है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ दूंगा तो आपके बैक ऑफ द माइंड एक इंडेटेडनेस पैदा हो जाएगी कि आपको कोई डेट है मेरी तरफ, ठीक है। और फिर आप वो पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे, भले मैं मांगू या ना मांगू, ठीक है। तो वो पहला है कि एक ग्रुप है जो हरे कृष्णा वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो एयरपोर्ट पे जाते हैं और वो चंदा मांगने जा रहे होते हैं, ठीक है। उनका मेन मकसद है चंदा मांगना, मगर वो डायरेक्टली मांगेंगे तो शायद कोई दे ना दे। तो वो क्या करते हैं कि वो सबको जाके एक फूल पकड़ा देते हैं, कहते हैं सर ये आप एक फूल ले लें, ठीक है। वो जब फूल ले लेता है, फिर उसको कहते हैं कि सर ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर आप थोड़ा सा डोनेशन दे दें। अब वो क्योंकि वो फूल एक्सेप्ट कर चुका है, तो उसको ये होता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत दे दूँ, वो चेक लिख देता है। अब मसला ये है कि उन्होंने बहुत दफ़ा ये किया, मसला ये कि बहुत सारे लोगों को फूल नहीं चाहिए होता है, वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, फिर भी कहते हैं सर कोई बात नहीं आप रख लें, हम इसका कुछ चार्ज नहीं करें, फिर भी वो डोनेशन दे देते हैं। उसमें एक चीज़ ये साबित हुई कि आपको कोई चीज़ चाहिए हो, वो आपको मिले, वो ठीक है, बट आपको ये फूल नहीं चाहिए, फिर भी आप ले रहे हैं, फिर भी एक डेट क्रिएट हो रहा है और वो चेक लिख के दे रहे हैं। एक बड़ा अच्छा उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जब वो फूल ले लिया उन्होंने, जब उन्होंने चेक दे दिया या उन्होंने डोनेशन दे दिया, फिर वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने आगे गए, पहला डस्टबिन जो नजर आया उन्होंने फूल फेंक दिया। आगे और इंटरेस्टिंग होता है कि जो हरे कृष्णा वाले हैं उनके पास एक बंदी थी जो आके रिफर्बिश कर रही थी, जिन जिन के फूल खत्म हो रहे थे जो दे रहे थे, तो उसने देखा कि वो कहाँ जा रही है,
वो जब वापसी जा रही थी तो उसने सारे डस्टबिन को चेक किया कि कहाँ कहाँ डस्टबिन में फूल पड़े थे, वो सारे डस्टबिन में से फूल दोबारा उठाए और जमा कर लिए और वही फूल रिसाइकल करे। तो मतलब एक ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत नहीं है जो रिसाइकल हो रहा है, उसके थ्रू दे गॉट डोनेशंस। तो वो इतना बड़ा इंडेटेडनेस का इश्यू है लोगों में कि अगर मैं आपको कुछ दे दूं तो आपको ऐसा होगा बस मैं किसी तरह आई हैव टू रीपे दैट। बिल्कुल बढ़िया कहा आपने। और ये एक जो सेंस ऑफ इंडेटेडनेस है, ये बड़ा रोल प्ले करता है आपके डिसीजन मेकिंग। आप ऑब्लिगेटेड फील करते हैं सामने वाले को उसका जेस्चर रेसिप्रोकेट करने। ठीक है, और ये एग्जांपल्स तो इसमें 3-4 और थी, लेकिन मैं चाहूंगा अगर पैसे मुझे याद है तो हम अपनी रियल लाइफ एग्जांपल हमारे पास है। आप अपने घर में देखिए कि आपके यहाँ अगर पड़ोसी के यहाँ से खाने के लिए एक हिस्सा आ जाता है, ठीक है, दूसरे दिन से आपके घर में बात शुरू हो जाती है कि यार अब मेरी बारी, बिकॉज यू आर ऑब्लिगेटेड टू रिटर्न दैट फेवर। तो ये अच्छा, ये बड़ा बेहतरीन किस्म का टूल है जिसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो और इस चीज को जिसको कि हम ये कहें कि बड़े आसानी से सामने वाले के डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह और भी चीजें हैं, जैसे एक उसने कहा है कि अथॉरिटी, ठीक है, तो ये तो रेसिप्रोसिटी हो गई कि आपने कुछ दिया मैंने कुछ देना है। अच्छा, दूसरा तरीका दूसरे लोगों को मनवाने का क्या है कि अगर आप एक इंसान है जिसके पास कोई भी फील्ड में अथॉरिटी है, ठीक है, जैसे जीशान साहब इनकी अकाउंटिंग की, फाइनेंस की अथॉरिटी, अब ये कोई भी बात अगर करेंगे पूरे बोर्ड के सामने कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो दे विल एक्चुअली अग्री टू हिम, क्योंकि इनके पास वो अथॉरिटी है। इसी तरह ये अथॉरिटी फेक भी की जा सकती है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने लैब कोट पहना दिया एक एक्टर को, ठीक है, अब वो एक्टर ने पेन किलर दी 5-6 लोगों को। अब उसमें से काफी सारे लोगों ने कहा हाँ यार ये तो काम कर गई, क्योंकि वो एक डॉक्टर ने दी थी और वो पेन किलर नहीं थी, वो प्लेसिबो थी, वो ऐसी गोली थी उसमें कुछ भी नहीं था। बट क्योंकि वो एक अथॉरिटी वाले इंसान की तरफ से आ रही थी वो पेन किलर, मैं कहा हाँ ठीक है इसने दी है, पेन किलर काम कर रही होगी। तो वो दिमाग हमारा इस तरह चलता है कि अगर हमें लग रहा है कि कोई अथॉरिटी वाला बंदा है और वो कुछ भी कहेगा हम मानेंगे। बिल्कुल जबरदस्त बात की आपने। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये है लीवर, इनको ये डिफाइन करता है लीवर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, लीवर्स ऑफ परसुएशन। एक जैसे हमने बात की रेसिप्रोकेशन जो कि फैसल भाई ने समझाई, फिर दूसरी हमने बात की अथॉरिटी की। इस तरह एक और लीवर वो मेंशन करता है इस किताब में, जिसके लिए वो लफ्ज इस्तेमाल करता है लाइकिंग। ठीक है, लाइकिंग। अब लाइकिंग ऐसा ऐसा आम फहम सा लफ्ज है, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में उसका बहुत बड़ा रोल है। आप क्यों देखते हैं कि जो पब्लिक डीलिंग के लोग हैं दे आर वेल ड्रेस्ड, इसलिए ताकि जो सामने वाला उनसे इंटरेक्ट कर रहा है वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस को पसंद करे। और आप खुद भी अपनी जिंदगी में ये देखें कि आप उस आदमी से इंटरेक्ट करना, उसकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं जो कि आपकी आंखों को लुभाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इस फैक्टर को आपकी हर लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है आज के जमाने में। एक मैंने जैसे बात की हमारे सेल्समैन की, इसी तरह आपकी वेबसाइट जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है उतने ज्यादा लाइक्स बनते हैं। तो अनदर फैक्टर इज लाइकिंग। बिल्कुल, और इसके अंदर एक और भी है, जैसे कपड़े पहनना, अच्छे लगना, वो एक किस्म का लाइकिंग है। बट दूसरा ये भी, अगर आपके दोस्त हैं, आप किसी को ऑलरेडी जानते हैं, अब वो क्योंकि आप उसको लाइक करते हैं, अब वो कुछ भी कहें, अगर वो कुछ गलत भी कहेगा आपको लगेगा सही है, एंड कंपेयर टू अ पर्सन यू डोंट नो एंड यू डोंट लाइक, वो कुछ सही भी कह रहा होगा ना तो आपको लगेगा वो इसमें शायद कुछ, आप चेक करने जाएंगे। इधर क्योंकि आप उस पर्सन को लाइक करते हैं ऑलरेडी, तो आप उसको चेक नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। और इस बात को ये इस किताब में एक और एग्जाम्पल से समझाता है, और ये वो एग्जाम्पल है जो हम अपनी जिंदगी में देखते हैं। क्यों हमारे बेहतरीन हमारे पसंदीदा क्रिकेटर जो हैं वो घर बेचते हुए नजर आते हैं हमें, इसलिए क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। तो वो जो पसंदीदगी का एलिमेंट है
उसको एडवर्टाइजिंग वर्ड इस्तेमाल करता है टू अट्रैक्ट मासेस। बिल्कुल, तो फिर उसमें हम ड्यू डिलिजेंस भी कम करते हैं थोड़ी, वो कोई भी एरिया में हमें घर भेज देते हैं। बजट बजट बजट। तो इसी तरह जैसे लाइकिंग है, इसी तरह वो और बात करता है सोशल प्रूफ की, ठीक है, जिसमें कि हमारा ये एक आम समझना है कि वो काम जो आपकी कम्युनिटी में लोग कर रहे हैं वो सही है। इसीलिए बहुत ज्यादा अहमियत आज के दौर में, जब हम आज के जमाने में बात करते हैं जो कि इंटरनेट एज है, जहां हर चीज ऑनलाइन है, ठीक है, हर लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस बाद में है और ऑनलाइन एक्सपीरियंस पहले है, बहुत अहमियत रखता है फीडबैक। इसीलिए आप जाए रेस्टोरेंट्स में, दे ऑफर बेटर डिस्काउंट्स एंड ऑफर इफ यू give feedback on their website on their food। क्यों क्यों क्योंकि वो आपसे एक सबूत मांगते हैं आपकी सोसाइटी का, कि चूंकि वो ये कह रहा है इसलिए ये अच्छा होगा। और ये जो टेक्निक है ये बड़ी कामयाब है किसी उन लोगों के ऊपर जो कोई नई चीज ट्राई करना चाह रहे हैं, तो वो दूसरे के एक्सपीरियंस के ऊपर अपना डिसीजन बेस करते हैं। बिल्कुल, इस पे बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। एक होता है जिसमें वो 3-4 लोग ना ऊपर देख रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे ही ऊपर देख रहे होते हैं, तो 5वां आता है, वो भी ऊपर देखना शुरू हो जाता है कि भाई ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि वो सोशल प्रूफ है, 4 लोग ऑलरेडी देख रहे हैं ऊपर, ये 5वां भी, छठा है वो भी देख रहा है। इस तरह टिकटॉक पे और यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको मिलेंगे कि एक जैसी घंटी बजती है, 3-4 लोग उन्होंने प्लांट किए होते हैं, जैसी घंटी बजती है सब खड़े हो जाते हैं। अब वो जब नया बंदा आता है, वो बैठा होता है, दोबारा घंटी बजती है, 4 लोग खड़े हो जाते हैं, वो परेशान कि मैं खड़ा हूँ कि ना हूँ, अगली घंटी पे वो भी खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ सोशल प्रूफ है, क्यों, बाकी सब करते हैं। इसी तरह बहुत सारे वेटर्स अपने वहाँ जार जो पड़ा होता है जो टिप्स का, उसमें ऑलरेडी थोड़े पैसे डाल के छोड़ देते हैं, क्योंकि जो सामने वाला आता है वो कहता है हाँ दूसरे लोगों ने भी इसको टिप दी है तो हम भी दे देते हैं। तो ये सारा सोशल प्रूफ है, ठीक है। तो हमने जिन लिवर्स की बात की, मैं चूंकि हमारी ब्रॉडकास्ट बढ़ती जा रही है तो मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करूं कि हमने इस वक्त जिन लिवर्स की बात की वो थी एक रेसिप्रोकेशन, एक हमने बात की अथॉरिटी की, लाइकिंग की बात की और सोशल प्रूफिंग की बात की। तो 4 हमने लीवर्स की बात की जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे न जानते हुए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो एक और लिवर, बहुत इंपॉर्टेंट लिवर जो कि बड़ा कारामद है आज की दुनिया में, वो है स्केर्सिटी। आपको यकीनन ये आवाज आती होगी, आपको यकीनन इस किस्म के व्हाट्सएप मैसेजेस आते होंगे कि कल आखिरी दिन है 50% सेल का, ठीक है, और आपके घर वाले और खुद आप एकदम से एक अर्जेंसी की आपके जहन में फीलिंग आ जाती है कि यार लेट्स गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो ये एक स्केर्सिटी जो है वो एक ऐसा, ये इसको एक्सप्लेन करता है कि ये एक ऐसा लीवर है आपके दिमाग में जो आपको ये बताता है कि ये चीज खत्म होने वाली है और अगर तुम देर कर गए तो इस बेनिफिट को नहीं ले सकोगे। आया कि वो बेनिफिट आपके रियली बेनिफिट में है कि नहीं। बिल्कुल, और आजकल की जनरेशन उसको कहती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो यही होता है कि इन्होंने कॉन्कोर्ड जो है, जब कॉन्कोर्ड बंद करने वाला था, इट वाज द फास्टेस्ट एरोप्लेन अराउंड द वर्ल्ड, तो वो न्यूयॉर्क से लंदन की फ्लाइट बड़ी तेज होती थी, तो वो नॉर्मल लोग यूज़ करते थे। बट जब उन्होंने अनाउंस किया कि बस अगले महीने इसकी आखिरी फ्लाइट चलेगी, हम इसको बंद करने वाले हैं, तो अचानक से बुकिंग फुल होना शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को दे वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस बिफोर दे वुड मिस आउट ऑन इट। तो वो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है, और इसको बहुत सारी कंपनी एथिकली भी यूज़ करती हैं, बहुत सारी अनएथिकली भी यूज़ करती हैं, ठीक है। तो एथिकली में जैसे ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में एक काउ फार्म है, ठीक है, उनको पता है कि इतने सिर्फ जो गायें हैं वो बच गई हैं, तो वो अपने क्लाइंट्स को ऑलरेडी बताना शुरू कर देते हैं, बस देखो ये जो सप्लाई है इस सीजन का वो खत्म होने वाला है, तो आप बुक कर लें, विच इज़ ओके, क्योंकि दैट इज़ द एक्चुअल थिंग दैट इज़ हैपनिंग। मगर बहुत सारे लोग उसको, जैसे वो जो आपने कहा था कि आखिरी पर्स है ये, आज मैंने बेचनी है, मेरी आखिरी पर्स है, वो बिक गई, बाद में लोगों को पता चला कि उसके पास तो और बहुत सारी पर्सेस पड़ी हैं, तो वो अनएथिकल है, ठीक है। अगर आप सच बोल के करें तो वो एथिकल है, बट फोमो इज अ रियल थिंग। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी तरीके से एक और लेवल की जो बात करता है, वो बात करता है इंस्टेंट इन्फ्लुएंस। आपका दिमाग
जो है वो प्रोग्राम्ड है कि अगर कोई इमरजेंसी होगी तो उस इमरजेंसी पे उसका क्या एक्शन होगा। अगर पीछे आग लगी है और सामने खिड़की खुली है तो आप उस लामहला आप उस खिड़की से कूद जाएंगे, जो कि आपको नहीं पता कि बाहर वो कितनी ऊंचाई है। तो ये वो एक्शंस हैं जो आपका दिमाग प्रोग्राम्ड है बगैर एनालाइज किए हुए कि कोई और इसका बेहतर हल हो सकता है या बेहतर उसको बचा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो फैक्टर है जो कि आपके दिमाग में प्रोग्राम है और आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को ओवरराइड कर देता है। बिल्कुल, इस पे और बड़ी सारी किताबें हैं, जैसे सेपियंस में उसने बताया कि जो प्रिमिटिव इंसान था उसको इमीडिएटली डिसीजन लेना होता था कि अगर शेर आ गया है तो यू हैव टू फाइट और फ्लाइट। अगर आप में ताकत है तो फाइट करें, नहीं है तो आप भाग जाए। ठीक है, और इसका ताल्लुक है आपने जो कहा ना कि इमोशनल, कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, तो उसमें इमोशनल और थिंकिंग माइंड का फर्क है। ठीक है, तो जैसे एक चीज होती है एमिगडाला जो ब्रेन के पीछे होती है, वो आपका इमोशनल सेंटर है, ब्रेन सेंटर है। उसमें फॉरन डिसीजन आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो इमोशन बेस्ड है। ठीक है, एक आपका फ्रंटल लोब होता है जो 25 साल के बाद डेवलप होता है, उसमें आप प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जिस चीज में आपके पास वक्त नहीं है प्लानिंग करने का तो आपका एमिगडाला विल टेक ओवर और आप इमीडिएट डिसीजन लेंगे। तो एक और उसकी किताब है डैनियल कैनेमन की, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो कहता है हमारे दो प्रोसेसर हैं, एक है इमीडिएट प्रोसेसर, वो गलत जवाब भी दे देता है बट वो जल्दी जवाब देता है, और जो स्लो वाला है वो एक्चुअली कैलकुलेशंस करता है। अगर मैं आपको पूछूं 2+2, आप फौरन कह देंगे 4। तो ये जो है वो फास्ट है। बट अगर मैं कहूँ 348 मल्टीप्लाई बाई 822, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर हमारा जो पीछे वाला ब्रेन है या जो सेकेंडरी सिस्टम है, दैट विल टेक ओवर एंड विल स्टार्ट थिंकिंग। तो इसी तरह इन्फ्लुएंस अगर आपको किसी को करना है तो आप उसको अर्जेंसी दिखाएं तो वो उसका वो वाला इंस्टेंट वाला ब्रेन काम करना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से ये तमाम लीवर्स हैं जो कि आज के जमाने जो कि हमें, तो ये किताब हमें एम्पावर करती है कि हम ये सोचें कि हम कौन से डिसीजंस जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की वजह से करें और कौन से एक्शन हमने कॉग्निटिव थिंकिंग की बात की है। तो इसी तरह एक और लीवर की वो बात करता है कंसिस्टेंसी, राइट? तो कंप्लायंस, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लायंस प्लीज। तो उसमें बेसिकली ये है कि अगर हमने किसी चीज़ पे हाँ बोल दिया और पब्लिकली हाँ बोल दिया और उसकी हमने तारीफ कर दी तो अब हम बेसिकली उस पर अटक गए। तो हमने कुछ करके उसको प्रूव करना है कि हाँ ये जो हमने बात कही है वो सही है। उसका एग्जाम्पल एक दूसरी किताब में था कि अगर मैं आपको एक मग बेचने जाता हूँ, वो मग आप कहेंगे मैं $5 में खरीदूंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं खरीद। मगर अगर वो आपका मग है, आप यूज़ कर चुके हैं, अब मैं आपको कहूँ अगर आप मुझे ये बेचें तो आप कहेंगे ये मैं $10 से कम में नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो आपका कप है। ठीक है, तो वो एक आपकी चीज़ है। तो इसी तरह कंप्लायंस में ये है कि आपने एक चीज़ कह दी है सबके सामने तो फिर यू विल कंप्लाई टू दैट। तो इस तरह बहुत सारे जो या तो कंपनीज हैं या वो आपसे फीडबैक ले रही होती है या आपको ऐड में डाल रही होती है, जैसे ये जो है सर्फ वाली एड्स है, उसमें वो आपसे कहती हैं कि आपको क्या लगा कि क्या फ़ायदा है सर्फ का। अब जब आपने सर्फ का फ़ायदा बता दिया तो आप उस पर फिर अटक गए कि हाँ यार ये तो मैंने कहा है इसलिए फायदा है। तो ये हाँ, तो ये कंप्लायंस है, फिर अगली दफा से आप सर्फ ही खरीदेंगे कि अब मुझे पता है कि ये फायदा इसका है। बहुत बेहतरीन बात आपने की। और इस किताब में ये एग्जाम्पल देता है प्रिजनर ऑफ वॉर, जिसमें कि चाइना में मेरा ख्याल है उसको बात करता है कि अमेरिकन प्रिजनर्स थे, उन्होंने एक एक्सरसाइज ये की कि उन्होंने उन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक असाइनमेंट दिया। उन्होंने कहा साहब आप वो तमाम बातें लिखे हैं अमेरिका के बारे में जो आपको नापसंदीदा है, और उस पर उन्होंने अरसे तक वो एक्सरसाइज करवाई। तो उसका रिजल्ट उन्होंने ये देखा कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर जो कि अमेरिका के लिए लड़ते हुए चाइना के बंदी बने थे, चाइना के उसमें आए थे कैद में, उन्होंने जो बातें अमेरिका के लिए गलत लिखी उसको उन्होंने फिर प्रोटेक्ट किया, और वो वाकई उस मुल्क के लिए, जिस मुल्क के लिए जान देने के लिए आए थे, उस मुल्क से नफरत करने लगे। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बात लिखी और उस बात को अपनी जानते बूझते लिखने के बाद उसको कंप्लाई करने की कोशिश की।
बिल्कुल तो बिल्कुल। बेहतरीन और इसी तरह उन्होंने जो लिखी हुई बातें थी वो रेडियो पे अनाउंस भी करते थे। अनाउंस किया। बिल्कुल, तो उनको ऐसा होता था, हाँ, तो कुछ भी होता था हमारी बात रेडियो पे जा रही है, और फिर दे वांटेड टू डिफेंड इट एज वेल। तो वो कंप्लायंस जो है ना, वो एक एक ऐसा लीवर है जो इंसान जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। एक और लीवर की आखिरी बात करता है, बिल्कुल यूनिटी। और उसमें वो बात करता है कि इंसान, जैसे हम जानते हैं कि इंसान जो है वो एक मुआशी जानवर है, तो इंसान जो है वो अपने ग्रुप में रहने की कोशिश करता है या किसी ग्रुप में ज्वाइन करने की कोशिश करता है। तो आपने एक बहुत आम फहम सी बात है कि स्मोकर्स ग्रुप होते हैं, ठीक है। कई लोग जो है वो स्मोकिंग करना शुरू करते हैं टू गेट यूनाइटेड विद दैट ग्रुप। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर जो कि आपको इस बात पर आमादा करता है, ये जानते हुए कि तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है, लेकिन आप उस चीज को अडॉप्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज आपके पीयर ग्रुप में वो चीज हो रही है। और बिल्कुल इसका फायदा इस तरह उठाया जाता है कि अगर आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी के अलुमनाई हैं, ठीक है, तो एक तो वो यूनिवर्सिटी अपने आप को मार्केट करती है कि हम हार्वर्ड हैं और आप हम अलुमनाई हैं। नाउ टू स्टे पार्ट ऑफ दैट अलुमनाई ग्रुप यू हैव टू पे डोनेशंस। यस, ठीक है, तो यू गिव बैक समथिंग, और वो फिर इस तरह डाल, यू गिव बैक समथिंग टू योर कम्युनिटी, बट यू विल बी पार्ट ऑफ दैट एलीट ग्रुप। जैसे ये $1 बिलियन डोनेशन वाला जो ग्रुप है, सी जस्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। वॉरेन बफेट ने शुरू किया था, अच्छी चीज के लिए शुरू किया था, बट फिर मार्क ज़करबर्ग सबको उन्होंने इंक्लूड किया कि भाई आप $1 बिलियन अपना डोनेट करें या प्लेज करें तो यू विल बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन वो है, ये एक चीज है जो जानवरों में नहीं है। अब तक जो सारी चीजें किताब में थी वो जानवरों पे भी काफी हद तक लागू होती थी, बट ये जो है एक सेपियंस में वो कहता है कि सिर्फ इंसान है जिसको आप 50 से ज्यादा की तादाद में जमा कर सकते हैं एक जगह, या कोई एक कंबाइंड प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। ठीक है, कोई सिंपल एम पे आप डाल सकते हैं, ये आप जानवरों के साथ नहीं कर सकते। तो ये ह्यूमंस की एक एट्रीब्यूट है कि आप 50, 100, 1000, 50,000 गैदर होके एक चीज के लिए काम कर सकते हैं। जिस तरह मुल्क हो गया, कम्युनिटी हो गई, टाउन हो गया, ये भी तो सब वही है ना कि हम यूनिटी पे इतना फोकस करते हैं कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप। बिल्कुल, जिसको कि हमारे यहाँ बहुत आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है शनाख्त, जिसको हम अगर थोड़ी सी उर्दू के ऊपर जाओ तो शनाख्त जो है ना, जैसे आपका किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो आपको शनाख्त बन जाती है, वो आपको जब हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं और वो प्राउड पाकिस्तानी बने, जो कि फखर आलम का बहुत पुराना गाना। तो ये जो बातें हैं ना, ये आपको आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। आप जाते हैं कहीं कुछ खरीदने और कुछ पाकिस्तानी प्रोडक्ट आपको दिखती है, तो आपका एक सबकॉन्शियस माइंड आपको ये कहता है कि यार दिस इज योर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स योर सोसाइटी, टुवर्ड्स योर कंट्री टू बाय दिस, राइट। सो दैट इज, तो बहुत बेहतरीन बात आपने की फैसल, और हमने डिस्कस भी किया। इनफैक्ट इस तरीके से इस किताब के अंदर ये 8 जो है वो आपका लीवर्स ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर मैं दोहराऊं आपकी याद से, कि रेसिप्रोकेशन, स्केर्सिटी, अथॉरिटी, सोशल प्रूफिंग, इंस्टेंट इन्फ्लुएंस, लाइकिंग, बिल्कुल, और मैं कोई भूल रहा हूं, यूनिटी। ठीक है, तो ये तमाम वो इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि ये तमाम वो लिवर्स हैं जो कि आपको इस किताब में रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स के साथ रॉबर्ट cialdini जो है वो बताते हैं, और हम इन तमाम लीवर्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो इस हिसाब से ये किताब तो बहुत कारामद बिल्कुल है और आपको एम्पावर करती है। लेकिन फैसल, इस किताब का दूसरा रुख क्या है? दूसरा रुख ये है कि आप इसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको सारी ट्रिक्स आ गई हैं हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। यू कैन यूज दोज ट्रिक्स टू इन्फ्लुएंस देम इनकरेक्टली। ठीक है, या आप कुछ चाह रहे हैं करवाना, वो सही है गलत है, आपको ट्रिक्स पता है, आपने वो अप्लाई करके कर दी। ठीक है, तो अच्छी बात तो ये है कि एक तो आप उसको अच्छे काम के लिए यूज करें। ठीक है, आपको नॉलेज फैलानी है, बट सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, तो उसमें आप बेसिकली इन लीवर्स को यूज करें टू मेक देम लिसन टू यू, टू ऑब्लाइज टू यू। ठीक है, दूसरा ये कि इट विल हेल्प यू इन प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ अगेंस्ट दोज लीवर्स। अब आपको पता है, तो अगर कोई कर रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, ये किताब
इसमें इस किताब की जो अच्छी बात है वो तो यकीनन ये है, लेकिन एक जो खतरनाक बात है वो ये है कि ये आपको ये उन लोगों को एम्पावर भी करती है जो कि इन तमाम लीवर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस किताब का एक हाइंडसाइट है। ठीक है, लेकिन हर अच्छाई जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई साथ साथ है। लेकिन मैं इस किताब में जो बात मोटिवेट करती है पढ़ने वाले को वो ये करती है कि ये किताब हर आदमी को इस बात के लिए न सिर्फ आपको इस बात के लिए एजुकेट करती है कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड के कॉग्निटिव डिसीजंस को ओवरराइड करता है, बल्कि इस बात के लिए अवेयर करती है कि जब आप इस सिचुएशन में हो तो आपको एक कदम पीछे हट के देखने की जरूरत है कि ये कहीं वो नेचुरल लीवर्स ऑफ इन्फ्लुएंस तो नहीं है जो आपके डिसीजन को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और या यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक और आप सोचें कि यार ये मैं ऑटोमेटिकली तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अगर कर रहा हूँ तो वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आप यू टेक अ स्टेप बैक एंड आप सोचें कि ये एक्चुअली मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप रेकमेंड करेंगे कि पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन किताब है, और चूंकि रिसर्च बेस्ड है तो वो तमाम ख्यालात जो हमारे जहनों में हैं उनको जब आप रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स के साथ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका उन पे यकीन और बढ़ जाता है, और जब आपका यकीन बढ़ता है तो आप उस ख्याल को अमली जामा पहनाने के राजी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये दिस इज फुल ऑफ एग्जांपल्स, कि मुझे मैथ्स के प्रॉब्लम्स भी एग्जांपल्स के बगैर समझ नहीं आते, तो दिस बुक इज फुल ऑफ एग्जांपल्स। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। हर छोटी बात पे ये एक नहीं कोई 4-5 एग्जांपल्स देता है हर पॉइंट को समझाने के लिए। तो आई थिंक यस यू राइट, पढ़नी चाहिए और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ग्रेट फैसल, ऐसे बहुत बेहतरीन हमारी आपके साथ गुफ्तगू रही इस पे, और इट्स अ मस्ट रीड। कंक्लूड हम यही करेंगे कि ये वो किताब है जो आपको एक आम आदमी को एम्पावर करती है। ठीक है, कि वो अपने डिसीजंस कब कॉग्निटिवली ले रहा है और कब वो ऑटोमेटिक इन्फ्लुएंस के थ्रू ले रहा है। बिल्कुल इंस्टिंक्टिवली ले रहा है। तो वंस वी नो दैट वी विल मेक बेटर डिसीजंस। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच फैसल फॉर योर टाइम। नेक्स्ट टाइम कुछ और करेंगे इंशाल्लाह।